पे। चौथे नंबर पे हमारे हैं इरशाद अहमद मलिक, जो गोपालपुर से बिलोंग करते हैं, और उनकी पार्टी जो है नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी है, यानी कि ये नेशनल पार्टी है, अपने वर्कर्स हैं, अपने लीडर्स हैं शांगस कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो उससे थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि असेंबली इलेक्शन जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में इख्तिताम हो गए हैं, और आज आपके सामने हम एग्जिट पोल रखेंगे। इससे पहले कि हम आपके सामने एग्जिट पोल रखेंगे, आपको बताएं कि हमारी जो कंडीशन है एग्जिट पोल की वो कैसी रहेगी। फर्स्ट, जो शांगस अनंतनाग ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है, पहला एग्जिट पोल उस पर दिया जाएगा, जो सीट है वहां एमएलए की कौन जीतेगा, किसके चांसेस है, पहले उस पर एग्जिट पोल हम देंगे। उसके बाद हम एग्जिट पोल देंगे पूरे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के, जो कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है उसमें कितनी सीटें हैं और कौन कौन सी पार्टीज हैं जो ये सीटें जीत सकती हैं। उसके बाद जो तीसरा हमारा एग्जिट पोल होगा वो होगा पूरा जम्मू एंड कश्मीर में, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में अगर इतनी सीटें हैं तो इन सीटों में कौन पार्टी कितनी सीटें जीतेगी, और उसके साथ साथ आपको के सामने ये भी बताएंगे कि किस पार्टी के चांसेस है यहाँ पे गवर्नमेंट बनाने के। तो आइए शुरू करते हैं, और इस शुरू से पहले मैं आपको बताऊं कि हमारी यूट्यूब चैनल है खालिद स्पीकर्स, में चाहता हूं कि आप वहां पर भी हमारे सब्सक्राइब बने, क्योंकि जो वीडियोस होते हैं वो पहले यूट्यूब पे ही अपलोड होते हैं, और चाहते हैं कि आप भी वहां पे सब्सक्राइब करें। और ये जो लिंक है हमारे यूट्यूब चैनल की वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है और कमेंट बॉक्स में भी दी गई है, इस पर क्लिक कीजिए और डायरेक्टली वहां पे सब्सक्राइब यानी कि फॉलो कीजिए, और हमारे अपडेट्स जो है उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। तो नाजरीन शुरू करते हैं। अगर सबसे पहले हम बात करेंगे वोटर्स की, यानी कि जो अनंतनाग शांगस कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां पे कितने वोटर्स हैं। अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी में 1,09,000 वोटर्स है। आपको बताया कि पहले फेज में जो वोटिंग टर्नओवर था वो 58% था, लेकिन अगर शांगस कॉन्स्टिट्यूंसी को देखा जाए 52% वोटिंग टर्नओवर जो है वो पड़ गया था। तो इसमें जितने भी वोटर्स थे 1,09,000 में, उनमें से सिर्फ 52% वोटर्स ने ही वोट डाला, यानी कि अगर माना जाए तो करीबन 52,000 यानी कि 52,000 जो है वो वोट पड़े हैं। और इसके बाद अगर बात करेंगे कि शांगस कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने कैंडिडेट्स थे, शांगस कॉन्स्टिट्यूंसी में टोटल 13 कैंडिडेट्स थे, जिसमें कुछ इंडिपेंडेंट थे, कुछ पीडीपी के थे, कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे, और बाकी पार्टीज अपनी पार्टी वगैरह जितनी भी पार्टीज थे उनके कुल मिला के 13 कैंडिडेट्स थे। अगर इन 52,000 को हम डिवाइड करेंगे 13 कैंडिडेट से, तो कुल मिला के 4-4 हजार वोट जो है हर एक के हिस्से में आता है। लेकिन ये तो हमारे हाथ में है नहीं, ये तो वोटर्स के हाथ में, हम तो खुद ही डिवाइड नहीं कर सकते, ये तो डिवाइड किया है वोटर्स ने। अब बात करेंगे कि ये सीट जो है किसके कितने चांसेस हैं। अब आएंगे सीधे मुद्दे पे। मुद्दा ये है कि आपको सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात बताएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उनका पहले जितनी जो भी पार्टी है सबसे पहले उनका हम प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर प्लस पॉइंट की बात करेंगे, एक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस एक इतनी बड़ी पार्टी है, इतने अरसे से पार्टी है जम्मू एंड कश्मीर में, उसके बाद इनके लीडर जो है बड़ा बड़ा नाम है उनका इन्फ्लुएंस लोगों पे है, वोटर्स पे। मैंने इससे पहले भी पिछले वीडियोस में बताया कि अगर एक वोटर है, बहुत कम चांसेस है एक वोटर जो है कैंडिडेट को देख के वोट करता है, वो एक पार्टी को देख के वोट करता है। ये एक प्लस पॉइंट है। इसके साथ और एक प्लस पॉइंट ये है कि जो एलियंस किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ, वो एक प्लस पॉइंट बन गया नेशनल कॉन्फ्रेंस के, यानी कि दो पार्टीज के वोटर्स मिले और एकजुट होके इनकी मदद की। लेकिन नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे क्या है, आपको बताइए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने जो एलियंस किया, उस एलियंस में कुछ कांग्रेस के लीडर थे, कुछ कांग्रेस के वर्कर थे जो चाहते थे कि उनका कैंडिडेट शांगस कॉन्स्टिट्यूंसी में एमएलए की सीट के लिए लड़े। लेकिन पार्टी ने एलियंस किया, पार्टी ने डिसीजन लिया कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को देंगे, यानी कि एडवोकेट रियाज अहमद खान को। लेकिन कुछ लीडर्स थे जिन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया, ठीक है, उन्होंने इंडिपेंडेंट लड़ा। ये तो पहला नेगेटिव पॉइंट। दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि जो वर्कर्स थे, जो अरसों से बहुत सालों से काम करते थे कांग्रेस के लिए, उन्होंने भी, कुछ वर्कर्स ने ये पार्टी छोड़ दी। कौन? कांग्रेस। और ज्वाइन क्या किया नेशनल कॉन्फ्रेंस। अब ज्वाइन उन्होंने नहीं किया, उन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स या और कोई पार्टी ज्वाइन की। तो ये प्लस और नेगेटिव पॉइंट जो है ये हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में आपको बताया। फिलहाल इसके बाद पीडीपी की बात करेंगे। पीडीपी का दबदबा हमेशा शांगस कॉन्स्टिट्यूंसी में रहा है। बहुत बार यहाँ एमएलए जो है अगर ज्यादा देखा जाए तो पीडीपी के ही एमएलए रहे हैं, ये दबदबा है। और पीडीपी भी एक बहुत बड़ी पार्टी है, महबूबा मुफ्ती उसको चला रही, प्रेसिडेंट है, उनका भी नाम है, इन्फ्लुएंसर। लोग पीडीपी के कैंडिडेट को देख के वोट नहीं कर रहे हैं, पीडीपी पार्टी को देख के कैंडिडेट करते हैं। तो ये यहाँ पे प्लस पॉइंट है, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन पीडीपी का एक थोड़ा सा खतरा यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने जो कैंडिडेट
शांगस कॉन्स्टिट्यूंसी में उठाया, जिनका नाम है अब्दुल रहमान भट्ट साहब, यानी कि अब्दुल रहमान वीरी साहब जो उठाया, वो रहते हैं वीर में। वीर आता है बीजबहरा कॉन्स्टिट्यूंसी में, और लेकिन वो लड़ रहे हैं शांगस कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो ये एक वीक पॉइंट बन सकता है पीडीपी के लिए। लेकिन इसके साथ साथ दूसरा चीज अगर बताएं कि जो मीडिया कवरेज थी एज कंपेयर टू नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो पीडीपी की बहुत कम रही है। अगर देखा जाए, आप भी देखिए, फेसबुक देखिए, इंटरनेट, कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स देखिए, पीडीपी का बहुत कम रहा है। यानी कि अब्दुल रहमान वीरी साहब का, मैं बात नहीं कर रहा हूं, इस बात को फिर से आप देखिए, हम बात कर रहे हैं शांगस कॉन्स्टिट्यूंसी की, हम अनंतनाग ईस्ट, डूरू, कोकरनाग यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अनंतनाग ईस्ट जो है, यानी कि शांगस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें। जो मीडिया कवरेज है वो भी कम रही है, और जो रैली वगैरह थी वो उतनी खास नहीं थी। तो ये वीक पॉइंट है पीडीपी का। उसके बाद आएंगे बीजेपी की तरफ से। अभी हम फिलहाल सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं प्लस पॉइंट और नेगेटिव। अभी हमने कोई डिसीजन नहीं दिया आपके सामने कि कौन जीतेगा, वो हम बताएंगे आपको एंड में। लेकिन अभी बताएंगे बीजेपी की। बीजेपी की बात अगर करेंगे तो बीजेपी का बहुत अच्छा काम रहा है। उनके वर्कर्स कहते हैं, उनके सपोर्टर्स कहते हैं, उनके वोटर्स कहते हैं कि बीजेपी ने अच्छा काम किया। लेकिन बीजेपी ने जो जम्मू एंड कश्मीर में है, पार्टी बनने ही थी 2014 में, तो पार्टी टूट गई, पूरा जो एलियंस वो टूट गया। उसके बाद कभी बीजेपी की गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर में नहीं बनी, और जम्मू एंड कश्मीर वालों को मौका नहीं मिला कि बीजेपी उनके लिए क्या करे। लेकिन जो भी काम आज तक बीजेपी ने किया वो सेंटर में रह के किया, कश्मीर में रह के नहीं किया है। ये एक बात है। दूसरी बात, लेकिन बीजेपी जो है अगर देखा जाए तो एक सपोर्टिव पार्टी है, लोगों को मदद करती है, जितने गरीब लोग हैं उनको मदद करते हैं। उनके नारे हैं कि करप्शन खत्म कर दिया, गरीबों का सहारा है, चावल फ्री देते हैं वगैरह वगैरह। ये कुछ बातें हैं जो सेंटर से डायरेक्टली जुड़ी हैं। तो लेकिन बीजेपी का यहाँ पे प्लस पॉइंट एक क्या है कि जो बीजेपी का वीर जी सरफ जो कैंडिडेट है, वो एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आपको पता है, पंडित कम्युनिटी से रिलेट करते हैं, उनके वोट उनके हैं। यानी कि अगर शांगस कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारे वोट हैं, हजारों में वोट है, ये तो एक प्लस पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है उनके अपने वर्कर्स वगैरह है, उनके वोटर्स है, सपोर्टर्स है, जहां जहां गए रैलीज देखी हमने, तो बहुत सारे वोटर्स भी है, ये भी उनका प्लस पॉइंट है। लेकिन एडवर्टाइजमेंट वो भी उतनी खास नहीं रही, और रैली की बात करें, रैलीज उतनी नहीं रही, तो इस हिसाब से ये इसका नेगेटिव पॉइंट बनता है। उसके बाद बाकी पार्टीज आती हैं, जैसे अगर हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की बात करें, 2-3 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, उनकी जो रैली उतनी नहीं थी दमदार, लेकिन मीडिया कवरेज उन्होंने अपने तरीके से किया, लेकिन फिर भी उतना नहीं है जितना दबदबा बड़ी पार्टीज का होता है, उतना तो छोटी पार्टीज का नहीं होता। लेकिन फिर भी इस माहौल में जचे वो अपनी बात रखी पब्लिक के सामने कि उनके लिए बनेंगे। और उसके बाद और बाकी पार्टीज है, जैसे कि अगर हम अपनी पार्टी की बात करेंगे या नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी की बात करेंगे, और भी पार्टीज हैं, अगर उनकी बात करेंगे, उन्होंने भी अपना पॉइंट, जो अपनी बात जो पब्लिक के सामने रखी है। लेकिन एक ऐसा होता ना कि कंपटीशन है भाई, बहुत बड़ी पार्टीज है, मैंने आपको पहले ही बताई, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, बीजेपी, बड़ी बड़ी पार्टीज है यार। उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस रखा है लोगों के दरमियान, इतने सालों से लोगों की खिदमत करते हैं। कहीं ना कहीं अगर 1 लाख लोग होंगे, 1 लाख में 10,000 का तो फायदा दिया होगा, 50,000 का तो फायदा दिया होगा, तो ये एक इन्फ्लुएंस रहता है। तो छोटी पार्टीज है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन वो भी इस फाइट, इस जंग में पीछे नहीं रहे, आगे रहे, हर जगह जगह गए, पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनका दबदबा रहा, घूमे, लोगों के सामने अपना प्रचार, अपना मैनिफेस्टो रखा। लेकिन बड़ी पार्टियां आगे हैं तो क्या बताया सर। तो आखिर में अब आपको बताएंगे कि कौन किस नंबर पे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आएंगे। सबसे पहले हम टॉप 5 कैंडिडेट्स लेंगे। सबसे पहले 5 पार्टीज ली है, यानी कि 5 पार्टीज, जो टॉप 5 पार्टीज है, उनके बारे में हम बात करेंगे। और 5वें नंबर पे हमने जो 5वां नंबर जो है वो दिया है जफर साहब को। जफर साहब 5वें नंबर पे हमने रखे, क्योंकि जफर साहब जो है एक्सपीरियंसड है, वो कांग्रेस के साथ बहुत 20 साल से करीबन काम किया है। लेकिन पार्टी कांग्रेस थी, अब इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, तो फर्क पड़ेगा यहाँ पे। दूसरी बात, जो नए कैंडिडेट, पहला इलेक्शन है उनका, तो इसलिए 5वें नंबर पे उनको रखते हैं। और हमारे हिसाब से, एग्जिट पोल के हिसाब से, करीबन 5 से 5,500 वोट जफर साहब लेंगे। उसके बाद चौथे नंबर पे हमारे हैं इरशाद अहमद मलिक, जो गोपालपुर से बिलोंग करते हैं, और उनकी पार्टी जो है नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी है। यानी कि ये नेशनल पार्टी है, अपने वर्कर्स हैं, अपने लीडर्स हैं शांगस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो उससे थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा। और इरशाद साहब ने बहुत मेहनत की है, एडवर्टाइजमेंट जो है मीडिया से पूरा कंसल्ट किया था, बहुत सारे न्यूज चैनल्स पे उनका आया, अखबारों में उनका आया, तो इसलिए उनको चौथे नंबर पे हम रख रहे हैं। तो उनका वोट बैंक भी यहाँ पे हमारे हिसाब से, हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से कम 5 से 5,500
का होगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे सीधे बीजेपी का अपना अच्छा वोट बैंक है। मैंने आपको बताया कि वीर सरब जी जो है वो पंडित कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनके वोटर्स हैं और अपने सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, वर्कर्स हैं उनके, और बहुत सालों से यानी कि 10 साल 12 साल से कश्मीर में वो अपना इन्फ्लुएंस जमा रहे हैं और अपना नाम बना रहे हैं। शांगस कॉन्स्टिट्यूंसी बना, इससे पहले उनके मित्र जो है गनाई साहब है, उन्होंने बहुत यहाँ रैलीज की है। तो इस वजह से हम तीसरे नंबर पे उनको रखते हैं और उनके वोट जो होंगे करीबन 10 से 15,000 बीजेपी के हक में, यानी कि वीर जी सरब। उसके बाद दूसरे नंबर पे सीधे पीडीपी। ठीक है, आप हैरान हो गए कि पीडीपी क्यों है दूसरे नंबर पे। उसकी वजह मैंने इससे पहले भी इस वीडियो में आपको बताया कि जो उनका इन्फ्लुएंस था थोड़ा कम रहा है और वीक पॉइंट है रहमान वीरी साहब का। रहमान वीरी साहब 4 बार एमएलए रहे, ये मैं एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन बीच बिहाड़ा में यहाँ शांगस कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं। और जो वोट बैंक है उस करीब उसके हिसाब से हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से कम वीरी साहब 15 से 20,000 वोट जो है अपने हक में कर देंगे। और आखिर में नंबर 1 पोजीशन पे जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एडवोकेट रियाज अहमद खान को हम यहाँ पे एमएलए की सीट हमारे हिसाब से उनके हक में होगी। क्यों? हमने इससे पहले भी डिस्कस किया है कि उनका कांग्रेस का सपोर्ट है, अपनी पार्टी का सपोर्ट है और एक बड़ा नाम भी है, और रैलीज पे रैलीज, मीडिया कवरेज, उनका इन्फ्लुएंस भी है, उनकी पार्टी का इन्फ्लुएंस भी है। और जैसे होता है ना कि लोगों का कहना खुदा का कहना होता है, अक्सर ऐसा सुनने में आता है कि लोग कहते हैं नेशनल नेशनल नेशनल, तो उसका भी एक एज मिलता है उनको। और ये जो एक्सपीरियंस है, उनका एक्सपीरियंस भी देखा जाए, बहुत अरसों से नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े हैं, बहुत सपोर्ट है पार्टी का। तो इस बार जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो सीट जो है निकाल लेंगे शांगस कॉन्स्टिट्यूंसी, यानी कि एडवोकेट रियाज अहमद खान के चांसेस पहले नंबर है। तो नाजरीन दीजिए इजाजत, खुदा।